हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज की इस वीडियो में इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में काफ़ी बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक इन क्वेश्चन को समझिए, अच्छे तरीके से इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। तो आप लोग जिस भी एग्जाम की यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, तो उस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाते हैं। जैसे कि जो लोग यहाँ पे यूपीपीसीएल TG2 की तैयारी कर रहे हैं, TG2 की यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो अब आने वाले एग्जाम में जो भी जैसे आपके NPCIL हुआ, सेल के एग्जाम हुए, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में DRDO टेक्नीशियन A के एग्जाम खत्म हुए। जो मैंने यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन कराए, वही क्वेश्चन डायरेक्टली आपके DRDO के एग्जाम में पूछे गए। बार बार वो क्वेश्चन रिपीट हुए हर एक शिफ्ट में। तो सभी लोग इन क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक अटेम्प्ट करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, जो लोग इलेक्ट्रिकल गोपाल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि इलेक्ट्रिकल गोपाल को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ मैं आपके लिए टेक्निकल से रिलेटेड और GK GS से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस प्रोवाइड कराता रहता हूँ, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं। साथियों, आपके लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ और देनी थी। यहाँ मैंने आपके लिए एक नया चैनल ओपन किया है, जो कि जॉब अपडेट बाय गोपाल नाम से है। इस चैनल पे मैं आपके लिए रेगुलर जॉब अपडेट प्रोवाइड कराता रहता हूँ। जो भी साथियों किसी भी डिपार्टमेंट में नई भर्ती निकलती है, चाहे वो अप्रेंटिस से रिलेटेड हो, चाहे वो साथियों परमानेंट वैकेंसी हो, तो जो भी यहाँ पे अपडेट होती है वो मैं आपको सबसे पहले उस चैनल पे प्रोवाइड कराता हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका कि लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए साथियों, चलते हैं आज के क्वेश्चन पर। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए पॉलीफेज इंडक्शन मोटर इज यूजुअली, यानी कि आपको ये बताना है कि जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है वो यहाँ पे सेल्फ स्टार्ट होती है या नहीं होती है, या उसको वो स्लो स्टार्टिंग होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी को। तो जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है वो यहाँ पे सेल्फ स्टार्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज्ड इन, यानी कि स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग निम्न में से कहाँ किया जाता है? DC शंट मोटर में, 3 फेज इंडक्शन मोटर में, DC सीरीज मोटर में। दोस्तों, स्टार डेल्टा स्टार्टर जो होता है वो हम 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने में यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 फेज इंडक्शन मोटर रन एट ए स्पीड, यानी कि जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है वो किस स्पीड पर रन करती है? सिंक्रोनस स्पीड पर रन करती है, सिंक्रोनस स्पीड के बराबर या उससे कम स्पीड पे, या उससे ज़्यादा स्पीड पे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए को। जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है वो साथियों सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड पर रन करती है। इस क्वेश्चन में जो बात की गई है वो की गई है इसके रोटर की। इसके रोटर की जो साथियों रोटर रन करता है वो यहाँ पे सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड पर रन करता है। सिंक्रोनस स्पीड पे वो रन करता है जो साथियों इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है। जो मैग्नेटिक फील्ड रन करता है ना चारों ओर में, स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड और रोटर मैग्नेटिक फील्ड, वो यहाँ पे सिंक्रोनस स्पीड से रन करता है। और जो रोटर रन करता है वो यहाँ पे सिंक्रोनस स्पीड से थोड़ी कम स्पीड पर रन करता है। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ जाना चाहिए और याद होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, स्लिप रिंग ऑफ एन इंडक्शन मोटर यूजुअली मेड ऑफ, यानी कि एक इंडक्शन मोटर की स्लिप रिंग आमतौर पर किसकी बनी होती है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। जो 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्लिप रिंग होती हैं, जो स्लिप रिंग होती हैं वो यहाँ पे फॉस्फर ब्रोंज की बनी होती हैं। दोस्तों, फॉस्फर ब्रोंज की बनी होती हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा, कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, एन आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर हैज़ प्राइमरी टू सेकेंडरी टर्न रेशियो। आपको ये बताना है, एक आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर होता है, उसका साथियों प्राइमरी से सेकेंडरी टर्न रेशियो क्या होता है? वो होता है 1:1, 1:1। दोस्तों, आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर को हम यहाँ पे आइडियल ट्रांसफॉर्मर भी कहते हैं। आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर को आइडियल ट्रांसफॉर्मर भी बोला जाता है, यानी कि जो हम यहाँ पे इनपुट पे देते हैं वो वही सेम टू सेम हमें आउटपुट मिलता है विदाउट लॉसेस, यानी कि इसमें कोई लॉसेस नहीं होते। 100% इसकी इफिशियंसी यहाँ पे होती है। इस ट्रांसफॉर्मर की जो कोर होती है उसकी इनफाइनाइट परमियाबिलिटी यहाँ पे होती है, इनफाइनाइट परमियाबिलिटी होती है, और इसका टर्न रेशियो 1:1 होता है। आप लोगों को याद रखना है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में रिपीट हो रहा है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं आप यहाँ पे,
द फ्रिक्वेंसी इफेक्ट यानी कि आवृत्ति किससे प्रभावित होती है? ये होती है साथियों हाइस्टेसिस एंड एडी करंट लॉस से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। हाइस्टेसिस एंड एडी करंट लॉस से फ्रिक्वेंसी इफेक्ट होती है। वो क्यों होती है? जो हाइस्टेसिस लॉस होते हैं वो हाइस्टेसिस लॉस फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और जो एडी करंट लॉस होते हैं वो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं स्क्वायर पे। तो आपको ये याद रखना है। अब ये यहाँ पे फ्रिक्वेंसी दोनों पे डिपेंड कर रही है, हाइस्टेसिस लॉस पे भी और एडी करंट लॉस पे भी। तो क्वेश्चन भी यही बोल रहा है द फ्रिक्वेंसी इफेक्ट्स किससे यहाँ पे आवृत्ति इफेक्ट होती है? वो होती है हिस्टेरेसिस लॉस से और एडी करंट लॉस से। तो ऑप्शन नंबर इसका ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 आप यहाँ पे देख सकते हैं इफ द एसी सप्लाई टू ट्रांसफॉर्मर इज रिप्लेस बाई डीसी। क्वेश्चन सिंपल ये बोल रहा है यदि ट्रांसफॉर्मर की प्रत्यावर्ती धारा आपूर्ति को डिस्ट धारा यानी कि डीसी सप्लाई में बदल दिया जाए। भाई ट्रांसफॉर्मर तो एसी पे वर्क करता है, अगर ट्रांसफॉर्मर में एसी ना देख के अगर हम डीसी दे दें तो ट्रांसफॉर्मर पे क्या इफेक्ट यहाँ पे होगा, सिंपल आपको ये बताना है। अब आप ऑप्शंस देखिए, प्राइमरी बाइंडिंग विल बर्न, ऑप्शन बी है द सेकेंडरी बाइंडिंग विल बर्न, ऑप्शन सी है द ट्रांसफॉर्मर हैज नो इफेक्ट, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए को। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पे देख सकते हैं द प्राइमरी वाइंडिंग विल बी बर्न। साथियों कहने का मतलब ये है अगर हम ट्रांसफॉर्मर में एसी सप्लाई की जगह डीसी सप्लाई अप्लाई करते हैं तो ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग जो है ना वो जल जाएंगी। प्राइमरी वाइंडिंग यहाँ पे जल जाएंगी ट्रांसफॉर्मर की। वो क्यों जल जाएंगी? क्योंकि साथियों ट्रांसफॉर्मर डीसी पे वर्क तो नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि फैराडे का लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो इसके लिए सेटिस्फाई नहीं होता है। डीसी में यहाँ पे क्या होता है, डीसी में क्या होता है ना, बैक ईएमएफ यहाँ पे जनरेट नहीं होता। तो इसमें क्या होगा, वेरी हाई करंट फ्लो होगी। वेरी हाई करंट जब फ्लो होगी इसकी जो बाइंडिंग है ना वो हीट होना यहाँ पे शुरू हो जाएंगी। जब ज़्यादा हीट हो जाएंगी तो प्राइमरी बाइंडिंग इसकी यहाँ पे जल जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 आप यहाँ पे देख सकते हैं। 8 कह रहा है विच टेस्ट ऑन ट्रांसफॉर्मर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट रेगुलेशन इफिशियंसी एंड हीटिंग अंडर लोड कंडीशन। सिंपल आप क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बोल रहा है यानी कि इनमें से कौन सा टेस्ट ट्रांसफॉर्मर में वोल्टेज रेगुलेशन बताता है, इफिशियंसी बताता है और साथियों हीटिंग बताता है अंडर द लोड की कंडीशन। लोड की कंडीशन में आपको हीटिंग यानी कि टेम्परेचर बताएगा, उसकी इफिशियंसी बताएगा और वोल्टेज रेगुलेशन भी बताएगा। ये 3 चीज़ें एक साथ आपको बताएगा। तो इनमें से वो कौन सा टेस्ट है? तो वो है साथियों ऑप्शन नंबर बी। आप यहाँ पे देख सकते हैं बैक टू बैक टेस्ट से। साथियों बैक टू बैक टेस्ट से ना हम ट्रांसफॉर्मर की वोल्टेज रेगुलेशन भी पता कर सकते हैं, इसकी इफिशियंसी भी पता कर सकते हैं और साथियों ट्रांसफॉर्मर का क्या उस टाइम पे टेम्परेचर है वो भी इसका पता कर सकते हैं। आपको एक पॉइंट एक्स्ट्रा और बता दूं जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। जो बैक टू बैक टेस्ट होता है इसको यहाँ पे साथियों संपनर टेस्ट भी बोलते हैं। संपनर टेस्ट भी इसको बोला जाता है। तो आप कहीं ना कहीं इसको नोट डाउन कर लीजिए, पूछा जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 आप यहाँ पे देख सकते हैं हाई स्पीड अल्टरनेटर आर जनरली टर्म्ड एज टर्बो अल्टरनेटर, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाई। क्वेश्चन सिंपल ये बोल रहा है जो उच्च गति के अल्टरनेटर होते हैं उनको सामान्य तौर पर टर्बो अल्टरनेटर या टर्बो जनरेटर भी कहा जाता है। उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, उनकी क्या यहाँ पे विशेषताएं होती हैं? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी को। ऑप्शन नंबर बी को देख सकते हैं शॉर्ट डायमीटर्स एंड स्मॉल एक्सियल लेंथ। अब ये शॉर्ट डायमीटर और स्मॉल एक्सियल लेंथ होती किसकी है? ये होती है साथियों रोटर की। टर्बो जनरेटर में या टर्बो अल्टरनेटर में ये रोटर की यहाँ पे होती है शॉर्ट डायमीटर और स्मॉल एक्सियल लेंथ। और यहाँ पे क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन बोल रहा है हाई स्पीड अल्टरनेटर। अब ये हाई स्पीड अल्टरनेटर कहाँ यूज होते हैं? ये होते हैं साथियों थर्मल पावर प्लांट में। थर्मल पावर प्लांट में होते हैं और इनमें जो रोटर यूज़ किया जाता है वो किया जाता है सिलिंड्रिकल रोटर। अब आप देख सकते हैं जो हाई स्पीड अल्टरनेटर होते हैं ना, जो हाई स्पीड अल्टरनेटर होते हैं वो साथियों आपके यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट में यूज़ होते हैं। थर्मल पावर प्लांट में यूज़ होते हैं और थर्मल पावर प्लांट में हाई स्पीड में जो रोटर यूज़ होता है वो सिलिंड्रिकल रोटर यहाँ पे यूज़ करते हैं। और सिलिंड्रिकल रोटर का यहाँ पे होता है शॉर्ट डायमीटर और स्मॉल एक्सियल लेंथ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 आप यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है और बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछता है। क्वेश्चन नंबर 10 है द रोटर ऑफ एन अल्टरनेटर हैज़, यानी कि अल्टरनेटर के घूर्णक में क्या होता है? उसमें साथियों स्लिप रिंग कितनी होती हैं? सिंपल ये बताना है आपको। 4 स्लिप रिंग होती हैं, 3 स्लिप रिंग होती हैं, 2 होती हैं या इनमें से कोई नहीं होती? सिंपल आपको ये बताना है। साथियों उसमें होती हैं 2 स्लिप रिंग। जो अल्टरनेटर होता है ना,
अल्टरनेटर में दो स्लिपरिंग होती हैं और साथियों उससे डीसी सप्लाई को कनेक्ट किया जाता है। डीसी सप्लाई स्लिपरिंग के द्वारा रोटर को दी जाती है अल्टरनेटर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आप कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब देखिए आजकल जो क्वेश्चन का ट्रेंड चल रहा है ना एग्जाम में, वो इसी टाइप के ट्रेंड चल रहा है, यानी कि 4 ऑप्शन दे देगा और उस ऑप्शन में से भी ऑप्शन दे के आपको ये क्वेश्चन पूछेगा। ऐसे क्वेश्चन देने का मतलब ये होता है कि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल यहाँ पे क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट जब आपके क्लियर होंगे तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से हल कर पाएंगे। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन है ईएमएफ इंड्यूस पर फेज इन एन अल्टरनेटर डिपेंड्स ऑन। एक अल्टरनेटर में प्रेरित कला ईएमएफ निर्भर करता है, यानी कि एक अल्टरनेटर में जो प्रेरित ईएमएफ होता है वो किस पे निर्भर करता है, आपको सिंपल ये बताना है। ऑप्शन यहाँ पे आपको दे रखे हैं, फ्रीक्वेंसी पे, नंबर ऑफ टर्न पर फेज पे, पिच फैक्टर पे, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर पे। अब आपको ये दे रखा है, अब आपको सिंपल बताना है कि किस किस पे करना है। दोस्तों आपने इसका ईएमएफ इक्वेशन पढ़ी होगी। दोस्तों अब आप इसकी ईएमएफ इक्वेशन देख सकते हैं, मैंने यहाँ इसकी ईएमएफ इक्वेशन लिख दी है। ईएमएफ इक्वेशन होती है E बराबर 4.44 इंटू KC/KD 5FZPH, यानी कि 4.4 KC/KD। KC/KD क्या होता है, वाइंडिंग फैक्टर, पिच फैक्टर, ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो होता है। KC बराबर होता है पिच फैक्टर और KD बराबर होता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। 5 बराबर हो गया फ्लक्स और F बराबर फ्रिक्वेंसी और Z फिर ZPH बराबर यहाँ पे कंडक्टर पर फेज होते हैं। तो अब आप ऑप्शन देखिए, यानी कि फ्रिक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न पर फेज पे भी डिपेंड करता है, पिच फैक्टर पे भी और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर पे भी। तो साथियों इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 1 2 3 4 यानी कि सभी पे डिपेंड करता है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 आप यहाँ पे देख सकते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन निगेटिव वेयर ऑफ एन अल्टरनेटर में बी, यानी कि प्रत्यावर्तक का वोल्टेज नियामक ऋणात्मक कब हो सकता है, यानी कि निगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन कब मिलती है। निगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन जो होती है वो कब आपको मिलती है, यानी कि किस पावर फैक्टर पे आपको मिलती है, आपको ये बताना है बस। तो सभी लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आप देख सकते हैं, द लोड पावर फैक्टर इज लीडिंग। जब साथियों यहाँ पे लोड का पावर फैक्टर लीडिंग होगा तब आपकी निगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन आपको मिलेगी। सिंपल आपको ये याद रखना है, एक होता है निगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन और जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। जीरो वोल्टेज रेगुलेशन और यहाँ पे निगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन, ये साथियों सिर्फ आपको लीडिंग पावर फैक्टर में ही देखने को मिलती हैं। जीरो और निगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन आपको लीडिंग पावर फैक्टर में देखने को मिलती हैं, और यहाँ पे जो पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन होती है वो आपको लैगिंग पावर फैक्टर में देखने को मिलती है। दोस्तों अब मैं आपको वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड करने का फॉर्मूला बता देता हूँ। वोल्टेज रेगुलेशन बराबर होता है नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन में फुल लोड वोल्टेज, और इनटू में यहाँ पे आप 100 कर देंगे तो आप यहाँ पे किसी भी चीज़ की वोल्टेज रेगुलेशन आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि ट्रांसफार्मर की वोल्टेज रेगुलेशन और सिंक्रोनस जनरेटर या अल्टरनेटर की वोल्टेज रेगुलेशन इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है द कैपेसिटर इन ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज यूज्ड फॉर, यानी कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में कैपेसिटर को हम क्यों यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं भाई। तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी देख सकते हैं, इम्प्रूविंग द स्टार्टिंग टॉर्क। दोस्तों मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। दोस्तों मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज करने के लिए हम यहाँ पे कैपेसिटर का उपयोग करते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 आप यहाँ पे देख सकते हैं, द परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर गिब्स, यानी कि स्थायी चुंबक स्टेपर मोटर यहाँ पे आपको क्या देती है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे कह रहा है हाई टॉर्क एंड लो एंगुलर रिजोल्यूशन। साथियों परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर जो होती है वो यहाँ पे हाई टॉर्क देती है और उसका लो एंगुलर रिजोल्यूशन होता है। तो सिंपल सा आपको ये याद रखना है, परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर जो होती है उसका स्टार्टिंग टॉर्क यहाँ पे काफ़ी हाई होता है। स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है उसका यहाँ पे बढ़िया होता है, और एंगुलर रिजोल्यूशन जो होता है उसमें वो यहाँ पे लो होता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15 है द इलेक्ट्रिक मोटर यूज इन टॉयज, यानी कि टॉयज में, खिलौनों में कौन सी इलेक्ट्रिक मोटर हम यूज़ करते हैं। वो करते हैं साथियों सैडेड पोल मोटर। सैडेड पोल मोटर को खिलौनों में यूज़ किया जाता है। साथियों बार बार एग्जाम्स में ना ये यहाँ पे यूज़ पूछता है मोटर का, कि यह मोटर कहाँ यूज़ होती है, खिलौनों में कौन सी मोटर यूज़ होती है, ठीक है, मिक्सी मशीन में कौन सी मोटर यूज़ होती है।
अभी DRDO के एग्जाम में ये पूछा गया था कि घरेलू मिक्सी में कौन सी मोटर हम यूज़ करते हैं। साथियों कितना सिंपल क्वेश्चन है, यूनिवर्सल मोटर यूज़ करते हैं। इसी टाइप से ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि टॉयज़ यानी कि खिलौनों में इनमें से कौन सी इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ की जाती है। वो की जाती है सैडेड पोल मोटर। तो कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको इसकी PDF भी प्रोवाइड कराने वाला हूँ। दोस्तों जितने भी यहाँ मैंने क्वेश्चन बताए हैं ना, ये डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछेगा डायरेक्टली। चाहे आप UPPCL TG2 की तैयारी कर रहे हो, चाहे JEE की तैयारी कर रहे हो, चाहे साथियों NPCIL की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे सेल वगैरह के एग्जाम की, चाहे आने वाले जो आपके RRB टेक्नीशियन के एग्जाम होने वाले हैं, चाहे आप साथियों उनकी तैयारी करेंगे, तो हर एक एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप इन क्वेश्चन को कर रहे हैं ना, तो आपका लेवल काफ़ी लोगों से अच्छा रहने वाला है। दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कि आप इसकी PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, यानी कि इलेक्ट्रिकल गोपाल टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक दिया हुआ है। आप उस लिंक पर प्रेस करेंगे तो हमारे टेलीग्राम चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल पे आप पहुंच जाएंगे। साथियों आप वहां ज्वाइन हो जाइए, मैं आपको इसकी PDF वहीं पे प्रोवाइड करा दूंगा। दोस्तों मैंने आपके लिए न्यू चैनल बनाया जॉब अपडेट बाय गोपाल, जिसमें मैं आपको डेली बेसिस पे जो भी नई रिक्रूटमेंट निकलती है, मैं आपको उसके बारे में नई नई इन्फॉर्मेशन आपको देता हूं। हर एक इन्फॉर्मेशन आपको उसमें देता हूं कि कैसे आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या फॉर्म की क्लोज डेट है, क्या फॉर्म की ओपनिंग डेट है, क्या उसका सिलेबस रहने वाला है, किस तरीके से आपको तैयारी यहाँ पे करनी चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिसका कि लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। आई होप दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर साथियों वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और साथियों इलेक्ट्रिकल गोपाल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।